नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान जो 7 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं, 3 अलग अलग सरकार में 4 अलग अलग विभाग के मंत्री रहे हैं और फिलहाल विधानसभा में बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष हैं। स्वागत है राजेंद्र राठौड़ साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। राठौड़ साहब, आपने अपनी जो राजनीति की शुरुआत की राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष से और वहाँ से ये सफ़र शुरू होकर के विधानसभा तक पहुँचा। शुरुआत में कुछ दिक्कतें भी आईं। इस पूरे करियर को, अपनी इस पूरी राजनीति यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं? कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि राजनीति के क्षेत्र में काम करने के लिए मैं कदम आगे बढ़ाऊंगा। स्थिति परिस्थितियां बनी, छात्रों का नेतृत्व करते हुए छात्र संघ का अध्यक्ष बना, तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के संपर्क में आया, उनकी पदयात्रा का पदयात्री बना और उसके बाद एक यात्रा निकल पड़ी। एक पढ़ने लिखने वाला नौजवान मुड़ चुका राजनीति की ओर और फिर कब कदम उठे अपने गृह जिले की ओर। वहाँ से लगातार जनता का प्यार कुछ ऐसा मिला कि एक बार विधानसभा के अंदर बैठा नहीं कि वापस मुड़ के देखने का अवसर जनता ने दिया नहीं। पूरा चूरू मेरा परिवार है। मैंने चूरू के मतदाताओं को मतदाता नहीं समझा, अपने परिवार का अभिन्न अंग समझा और इसी नाते विषम परिस्थितियां होती हुए भी और अलग अलग मतदाताओं की सामाजिक दृष्टि से कम ज़्यादा गणना अगर हम करें तो काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट सीट है। उसके बाद भी मुझे वहाँ से जीतने का जनता ने मौका दिया और अब राजनीतिक जिस मुकाम पर हूँ वो ईश्वर की कृपा है और मेरे नेतृत्व का मेरे प्रति एक विश्वास है। उसी नाते मुझे प्रतिपक्ष के नेता की जिम्मेदारी मिली है। प्रयास रहेगा कि बड़ी शिद्दत से इस काम को भी पूरा करूं। राठौड़ साहब, आपको हमने अलग अलग भूमिकाओं में देखा है। आप 3 अलग अलग सरकारों में 4 अलग अलग विभागों के मंत्री भी रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री का भी आपने जिम्मा संभाला है, आप पर जिम्मेदारी रही है। फ्लोर मैनेजमेंट करते हमने आपको देखा है। अब जो आपको ये लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष की जो ये भूमिका आपकी पार्टी की तरफ से दी गई है विधानसभा में, इस भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं, खासतौर से तब जबकि हम इस साल चुनावी साल में एंट्री कर चुके हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आपने बड़ा सटीक सवाल किया। नेता प्रतिपक्ष जो राजस्थान के अंदर लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जिसको विधानसभा कहते हैं, उसमें प्रतिपक्ष की तरफ से जनता की आवाज़ होता है। चूंकि 5वां बजट प्रस्तुत हो चुके हैं और उसमें मेरी भूमिका सरदेव गुलाब चंद जी कटारिया के उपनेता के तौर पर रही। मुझे संतुष्टि है कि उनके नेतृत्व में हमने सरकार को अलग अलग जनहित के मुद्दों में घेरा। अब विधानसभा का एक सत्र आएगा, उस सत्र में भी सरकार को उसका आईना दिखाएंगे और अब जनता के दरबार के अंदर जाने का वक्त आ गया, जन दर्शन का वक्त आ गया। और इस वक्त जो आभासी सरकार है जिसने बहुत लंबी चौड़ी कपोल कल्पित घोषणाएं कर रखी है, जिनका धरातल से कोई सरोकार नहीं, उन सारी बातों को लेके प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में निश्चित तौर पर उनकी कलाई खोलना सरकार की, और सरकार ने जो आभासी तौर पर अपने चेहरे पर लोक कल्याण का जो नकाबा पहन रखा है उसको हटाने की कोशिश हम करेंगे। अब मैं कह सकता हूं कि अब खंदक की लड़ाई प्रारंभ हो गई, अब बूथ की लड़ाई प्रारंभ हो गई। इसके अंदर भूमिका निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भूमिका इनकी रहती है। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में ही काम करता रहा, उसी नाते अब कुछ सक्रियता से काम करना पड़ेगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस को बड़ी हार की ओर बढ़ाने के लिए हम अपना योगदान देंगे। सदन के बाहर आपने कहा कि एक मुश्किल से एक सत्र बाकी बचा है, तो सदन के अंदर तो ये रहा कि आप वहां पर एक आपकी भूमिका रहेगी। आपने कार्यकर्ता होने की बात की है, तो सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों तरह की भूमिकाओं के लिए आप पूरी तरह तैयार हैं। आप क्या मानते हैं इसको कि समय नहीं बचा है या समय अब शुरू हो रहा है? प्रजातंत्र में प्रजातंत्र बनाती है जो शासन करता है, और तंत्र की कमियों को उजागर करना सामने बैठे प्रतिपक्ष का कर्तव्य और दायित्व और धर्म है। वो अलग अलग मंच हमें दे रखे हैं। वो मंच, एक मंच विधानसभा भी है और एक मंच जनमंच भी है। अब जनमंच का समय है। असली संघर्ष की बेला का आह्वान अपने आप हो चुका है। समय पुकार रहा है कि अब हम इस चुनाव के लोकतांत्रिक युद्ध के अंदर उन शक्तियों को परास्त करें
जिनका सरोकार राजस्थान के हित में नहीं है, राजस्थान के विकास में नहीं है। राजस्थान में जिन्होंने लूट और झूठ की सरकार बनाई, अब हमारी लड़ाई वहां रहेगी। इसलिए भूमिका बदल सकती है, पर भूमिका का स्वरूप बदल सकता है, पर अंत तो एक ही है कि लोकतंत्र का महायुद्ध चुनाव, वो 5 साल का चुनाव, वो सामने है। तो चुनाव जब आपके सामने है 2023 का, और उसके बाद फिर 2024 में जो पार्लियामेंट का चुनाव रहेगा, उसमें भी आपके सामने चुनौती रहेगी कि इससे पहले जब हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, आपकी उसका रोड मैप क्या रहेगा? देखिए, विधानसभा में चुनाव के मुद्दे और चुनाव की रणनीति, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है। हमारा एक कोर ग्रुप बना हुआ है जिसकी अध्यक्षता हमारे प्रदेश अध्यक्ष करते हैं। हमारे प्रभारी जी भी हैं, काफ़ी सक्रिय हैं वो, अरुण सिंह जी। तो चुनाव के रणनीति के तहत जो काम करना है, जो काम हमें बताया जाएगा और जो काम सामूहिक नेतृत्व से विचार मंथन के बाद निकल कर सामने आएगा, उस वही हमारा रोड मैप होगा। रोड मैप तैयार करना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं। हमारा कोर ग्रुप बैठेगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बैठेगा। पर यह कह सकता हूं कि जो परसेप्शन बना हुआ है वर्तमान सरकार के खिलाफ, ये सरकार प्राणहीन सरकार है, अंतर्द्वंद में फंसी हुई सरकार है। सरकार के खुद के लोग सेल्फ गोल में लगे हुए हैं। सचिन पायलट जी का अनशन पर बैठना इस सरकार की जड़ों में तेजाब डालने के समान है। इसलिए इस सरकार को गिराने में कोई ज्यादा जोर हमें नहीं आएगा। एक चीज और है, हम जो अभी देख रहे हैं कि बजट आया, इससे पहले वाला बजट आया, सरकार जो ये कहती है कि उन्होंने अपनी जो सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड जो योजनाएं हैं, जो घोषणाएं हैं, उनका बहुत ही युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। आप बाहर जाके देखिए, सड़कों पर पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगे पड़े हैं। मुख्यमंत्री किसी भी कोई भी बात हो, सबसे पहले वो उन्हीं बातों का जिक्र करते हैं, महंगाई से राहत होगी और बाकी चीजें ये सब होती है। तो इनके दम पर वो सरकार को रिपीट करने का दावा करते हैं। आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुंगेरीलाल जी भी अगर हसीन सपने देखे तो कौन रोक सकता है उसको। मैंने पहले कहा कि जब सरकार का अंतिम वर्ष होता है तो जनता जनार्दन का रूप है। ये सारी उन चीजों की जो बातें इनको कही गई, एक परीक्षार्थी की भांति उनका मूल्यांकन करती है। जब मूल्यांकन करने बैठेगी तो ये भी देखेगी कि उनका सबसे बड़ा वादा था किसानों का कर्जा माफी। आज किसानों की जमीन नीलाम हो रही है। खुद विधानसभा में उन्होंने मान लिया कि 9 लाख से ज्यादा किसानों के खाते एनपीए हो चुके हैं। आज भी जिन्होंने नेशनलाइज बैंक के किसानों ने कर्जा लिया, उन पर आज 6,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा आज भी है। चक्रवर्ती ब्याज उन पर लग रहा है। जब लोग ये देखेंगे, जनता ये देखेगी कि उन्होंने वादा किया था बेरोजगारी दूर करने का, आज सर्वाधिक बेरोजगारी राजस्थान में है। कानून व्यवस्था, जितने बात इन्होंने घोषणाओं के माध्यम से अपने जन घोषणा पत्र, जिसको इन्होंने पहले कबीना की बैठक में सरकारी दस्तावेज बनाया और ये कहा कि ये हमारे शासन का आधार रहेगा, वो शासन का आधार ही छिन्न भिन्न हो गया। घोषणाएं अधर में लटकी रही और आज राजस्थान ठगा हुआ सा है। इसलिए मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ये कहें कि पोस्टर लगाने से, बैनर लगाने से, सरकार के धन खर्च करने से, अगर मैं समग्र रूप से कहूं, पहली बार मैं राजस्थान में देख रहा हूं जहां राजस्थान आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ चुका है। सरकार के धन से अपना महिमा मंडन कराने का कीर्तिमान स्थापित कर लिया आज के जादूगर और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने। इससे कुछ होने वाला नहीं। इन्हीं मुख्यमंत्री जिन्हें अपने पिछले कालखंड में अपने आप को मुख्यमंत्री नंबर 1 कहा था। पूरे मुल्क में मैं 1 नंबर का मुख्यमंत्री हूं। और जब यहां से विदाई लेके गए थे तो मिनी बस जितनी सवारियां छोड़ के गए थे, सबको साथ लेकर चले गए, सुपड़ा साफ करके गए। और इस बार मैं कह सकता हूं कि इस बार जब विदाई लेकर जाएंगे तो मैं नहीं कह रहा, इनके खुद के मंत्री कह रहे हैं, फॉर्च्यूनर जितनी सवारी छोड़ के जाएंगे, 5-7 एमएलए इनकी बचेंगे और ये समय और समय की रफ्तार बता देंगे। राजेंद्र राठौड़ साहब से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अभी यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद खास मुलाकात में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब से। राठौड़ साहब जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे राजस्थान सरकार की जो मौजूदा सरकार है और उनके दावों पर और आपकी स्ट्रेटेजी पर। एक बात आई थी पायलट, सचिन पायलट फैक्टर की। सचिन पायलट ने जो अभी स्ट्रेटेजी के तहत एक मूव लिया, उसमें उन्होंने पिछली वसुंधरा राजे सरकार के कथित भ्रष्टाचार जो हुआ उसके घोटालों की जांच की मांग की है। जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप भी उस सरकारी मंत्री रहे हो। उस टाइम पे आप संकट मोचक की तरह भूमिका में हमेशा नजर आए हैं। सरकार को कई बार आपने बहुत ही हार्ड टाइम में आपने निकाला है। अब ये जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? निसंदेह कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा, अंतर्विरोध जो प्रारंभ हुआ था सरकार के जन्म के साथ, क्योंकि 7 दिन तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाए थे उस समय सोनिया जी और राहुल जी और प्रियंका जी। इधर ट्रेन की पटरी पर एक समाज विशेष के लोग फिश प्लेट खोल रहे थे, मुख्यमंत्री बनो, इसका खेल चल रहा था। तब से लेकर जारी अंतर्विरोध आज तक भी जारी है और उसी की परिणति रही। अलग अलग राजनीतिक घटनाओं ने सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले सचिन पायलट जी को किनारे कर दिया। अपमान की राजनीति से कुछ नए शब्द आए। राजस्थान के संसदीय इतिहास के अंदर पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने अपने ही सहयोगी को गद्दार भी कहा, निकम्मा भी कहा, निकष्ट भी कहा, निर्लज भी कहा। और अभी उसी किस्सा कुर्सी का आखिरी दृश्य चल रहा है। अब पूर्व उप मुख्यमंत्री जी धरने पर जा बैठे और उनको निशाना साधना था अशोक गहलोत जी की लूट और झूठ की सरकार पर कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, और निगाह लगा बैठे पूर्ववर्ती सरकार के कालखंड में हुए भ्रष्टाचार पर। अब ये उप मुख्यमंत्री के रूप में 19 महीने उप मुख्यमंत्री विराजे रहे और दर्जनों कबीना की बैठक हुई। किसने मना किया था? अगर पूर्ववर्ती सरकार के घोटाले इनके सामने, तो मुख बंद क्यों रहा इनका? कौन सी शक्तियां थी जिन्होंने इनको उस समय ये कहने के लिए रोका कि आप पूर्ववर्ती सरकार पर के आरोपों की जांच की बात करें? फिर ये विधानसभा में रहे, 5 बजट आए और विधानसभा के सदस्य के तौर पर दर्जनों बार सत्तारूढ़ दल के लोगों ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। एक बार भी खड़े होकर क्यों नहीं 2 शब्द बोले कि पूर्ववर्ती सरकार के कारनामों की जांच कराएं? ये शायद भूल गए। जिन खान घोटालों की बात कर रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकार के कालखंड में खाने आवंटित हुई, रद्द हुई, फिर उनकी समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनी और मैं समझता हूं कि इनको इनके सलाहकारों ने गलत सलाह दे डाली। अगर ये आरोप लगाते कि जिस सरकार को बनाने में इनके अहम हिस्सा रही, उस सरकार ने संस्थागत भ्रष्टाचार करके राजस्थान को लूटा, महंगी बिजली खरीद के लूटा, अपने थर्मल हाउस पावर हाउस बंद करके निजी विद्युत उत्पादनकर्ता से 4 रुपए से लेकर 17 रुपए तक बिजली इन्होंने खरीदी। अडानी जी को सिंगल टेंडर कोयले का देकर 1044 करोड़ का आदेश इन्होंने सबसे महंगे कोयले का दिया। इनके राज में किसानों के कनेक्शन की जो ट्रंकी प्रोजेक्ट आया, उसमें 1300 करोड़ का घोटाला हो गया। इनके शासनकाल में जल जीवन मिशन की जो पाइपलाइन थी, उनका घोटाला सुर्खियों में रहा। इन्होंने 34 दिन तक ये जब 5 सितारा होटल में कैद रहे, तो एक नहीं, प्रतिदिन सैकड़ों खाद्यान्न आवंटन करने की काम इन्होंने किया। इन्हीं के वरिष्ठ विधायक भरत सिंह हर सप्ताह चिट्ठी लिखते रहे इनको भ्रष्टाचार की प्रमाणित प्रमाण के साथ। आज वही सरकार के उप मुख्यमंत्री रहे, अपनी सरकार पर निगाह नहीं डालकर वर्तमान में हमारे कहते हैं कि पैरों जलती दिख नहीं रही, डूंगर जलती दिखाई दे रही है। नीचे पैरों जलती हुई आग को देख लेते तो ज्यादा ठीक रहता। इन सबके बीच क्वेश्चन, लेकिन हमारे पास एग्जाम्पल है ज्योतिरादित्य सिंधिया कि सचिन पायलट ने कहीं ना कहीं एक ये स्कोप छोड़ा हुआ है जहां वो केवल वसुंधरा राजे का विरोध कर रहे हैं, पूरी बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं। इस कोर्स में किसी दिन अगर सचिन पायलट अपने कदम बीजेपी की तरफ बढ़ाते हैं तो आप उसे किस तरीके से देखेंगे? कि मैं सचिन पायलट जी के
भविष्य में उठने वाले कदमों पर चर्चा करूं, यह अधिकार मुझे नहीं है, मुझे करना भी नहीं चाहिए। राजनीति संभावनाओं का खेल है। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर सबसे पहले लागू होता है तो राजनीति में लागू होता है, लोकतंत्र में, लोकशाही में यही एक असंभावी चीज है। और मैं समझता हूं कि उन संभावनाओं को कोई कम नहीं कर सकता। पर जहां तक वसुंधरा जी को और भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग हम नहीं देख सकते। अगर वसुंधरा जी की सरकार पर आरोप है तो मुझ पर भी आरोप है, मैं भी उनकी सरकार का मंत्री था। हमारे महामहिम राज्यपाल रहे गुलाब चंद जी कटारिया से लेकर और हमारे दर्जनों दर्जनों जो लोग आज विधानसभा में और विधानसभा के बाहर उन पर आरोप है। मैं समझता हूं कि ये इसकी संभावना मुझे क्षीण नजर आती है कि आप किसी घर में जाकर पत्थर भी फेंको और फिर उसी घर में ये उम्मीद करो कोई माला पहना के सामने खड़ा होगा। फिर भी संभावना का खेल है, कुछ भी हो सकता है। एक विधायकों के इस्तीफे वाला मुद्दा भी हुआ था, इसको तो आपने खुद ने कानूनी लड़ाई आपने लड़ी है, उसको अगुवाई भी आपने की है। क्या लगता है कि उस मुद्दे को ठीक ढंग से हैंडल किया गया या उसको आगे भी और कैरी किया जाना चाहिए था, उसका फायदा जो बीजेपी को मिलना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि जो हमारे लोग विधानसभा के अध्यक्ष है वो हमारे भी अध्यक्ष है और संविधान के अंदर अध्यक्ष का दायित्व भी है और संविधान के आर्टिकल 190(3) के अंदर ये बात भी लिखी है कि किसी को त्यागपत्र देने का अधिकार है तो अध्यक्ष को स्वीकार करने का अधिकार भी है। मैं बड़े भारी मन से कोर्ट में गया, मैंने 3 चिट्ठियां भी लिखी और जब लगातार 93 दिन तक फैसला नहीं हुआ तो मैं कोर्ट में गया और कोर्ट ने पॉइंट ऑफ डिटरमिनेशन तय कर रखा है। क्या किसी अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वो उनको संविधान में प्रदत्त अधिकारों से जो निर्णय करने चाहिए थे उनको अनिश्चितकालीन के लिए टाल सकता है? अभी वो मामला डबल बेंच में है। डबल बेंच के अंदर अभी हमारी तारीख मई के महीने में है। मैं खुद बहस करूंगा और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर कोर्ट अवधारित करेगा और उससे आने वाले समय के अंदर विधानसभा के अध्यक्ष की भूमिका भी रेखांकित होगी। राठौड़ साहब, ऐसे एक और मामला है जयपुर ब्लास्ट के आरोपियों के बरी होने का मामला, जो फांसी की सजा पाए हुए थे और उनको हाई कोर्ट से बेंच ने बरी कर दिया। एक जयपुर की आत्मा पर एक घाव लगे थे, वो कोई भूल नहीं सकता उसको, लेकिन वो आरोपित जो है वो सारे बरी हो गए हैं। एक विपक्ष के तौर पर आप इसे किस तरीके से देखते हैं और अपनी जिम्मेदारी कहाँ मानते हैं? जब से मैंने समझ संभाली है जी, मुझे कोई कहे कि सबसे जघन्य अपराध आपने कौन सा देखा तो मैं कहूंगा जयपुर का सीरियल बम ब्लास्ट। 71 वो लोग जो भगवान के मंदिर में पूजा के लिए कदम बढ़ा रहे थे, जो अपने घरों की ओर लौट रहे थे, 8 जगह बम ब्लास्ट का शिकार हुए। मुझे याद है उस समय जब भारतीय जनता पार्टी के समय में इसकी ट्रायल चल रही थी सेशन कोर्ट में, उस कालखंड में कुछ समय के लिए मैं भी लॉ मिनिस्टर था। पूरी टीम बनी हुई थी, हम समीक्षा करते थे कितनी विटनेसेस होगी, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। पर इस सरकार को सजदे जाऊं जिन्होंने हर एक जगह पर तुष्टीकरण और वोट की फसल काटना ही इनका लक्ष्य रहा। और हाईकोर्ट के अंदर अपील हुई, आतंकवादियों ने नामचीन एडवोकेट्स दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से बुलाए और यहां एक डबल एजी भी 42 बार गए नहीं और एक पैनल लॉयर, नौसिखिया लॉयर, जो प्रतिपक्ष के आतंकवादियों के वकीलों की जिरह में जो बात उठी उसमें कहीं न कहीं पीछे हटते चले गए। परिणाम ये निकला कि आज वो बरी हो गए, वो जिनको फांसी की सजा थी। जयपुर रो उठा, जयपुर के जख्म हरे हो गए। मैं पीड़ितों के घर भी गया, एक बहन से मैं मिला, आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं समझता हूं कि सरकार ने यह कहकर स्वीकार तो कर लिया कि डबल एजी को हम राजेंद्र जी को हम बर्खास्त करते हैं, स्वीकार कर लिया कि प्रोसिक्यूशन को के कर्तव्य में उनसे कमियां रह गई। तो एक डबल एजी नहीं, एक एजी भी है। एजी पर डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन भी है, उनके ऊपर होम कमिश्नर भी है, होम कमिश्नर पर होम मिनिस्टर भी है। होम मिनिस्टर खुद गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री जी का एक कृत्य अक्षम्य रहेगा और इसका भुगतान वोट की चोट से ऐसी जनता चुकाएगी। मैं आज कह रहा हूं, मुझे कहना नहीं चाहिए, आपने कुछ सवाल ऐसा बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया जिस सवाल का राजनीति नहीं, एक इंसानियत जब चीख उठती है तो इंसान बोलता है और ये राजेंद्र राठौड़ के रूप में राजनेता नहीं इंसान बोल रहा है। अब ये जो दर्द इन्होंने दिया है
इस दर्द का भुगतान भी इसी सरकार को करना पड़ेगा। जयपुर की जनता का आक्रोश, दर्द मैं समझता हूं, जब उनकी आंखों में सरकार के प्रति नाराजगी देखता हूं तो लगता है कि अगर उनका बस चले और उन्हें आज भी मौका मिल जाए तो वोट की चोट से आज ही सरकार को बाहर कर देंगे। खास मुलाकात में वक्त हो चला एक ब्रेक का, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद खास मुलाकात में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब से। राठौड़ साहब, अभी हाल ही में प्रदेश बीजेपी में बहुत से परिवर्तन किए हैं, एकदम नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बदले गए हैं, जो पिछले प्रदेश अध्यक्ष थे उनको उपनेता प्रतिपक्ष ही बनाया गया है, काफ़ी चेंजेस हैं। अभी आपने जब शुरुआत में बात की थी कि आपको जो है कास्ट और क्रीड उस सबसे ऊपर उठ करके आपको वोट मिलता है, आपकी जो एक ग्रुप था, डॉक्टर दिगंबर सिंह, सांवरलाल जाट, आप, रोहिताश शर्मा, मतलब एक जो कास्ट की एक सोशल इंजीनियरिंग आपकी दोस्ती में नजर आती थी, वो सोशल इंजीनियरिंग यहाँ भी नजर आ रही है। आपको क्या लगता है इसका आपको कितना फायदा कितना नुकसान देखने को मिलने वाला है? देखिए, जहां तक मैं मेरे पुराने मित्रों को देखता हूं, एक यार को खोना एक दर्द है जो प्रतिदिन मैं किसी न किसी रूप में डॉक्टर दिगंबर और सांवरलाल के नहीं रहने को मेरे मन में कई बार उसकी पीड़ा उठती रहती है। रहा सवाल इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन हो गया। हमारे यहाँ अध्यक्ष कोई व्यक्ति नहीं है, इंस्टीट्यूशन है। उस इंस्टीट्यूशन पर उसका नेतृत्व कोई भी करे, उसके सदारत में काम करना हम अपना कर्तव्य और धर्म समझते हैं। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीख भी यही है और रीत भी यही है। आप देख रहे हैं बदलाव हो गया, बिना खड़क बिना ताल। और अब भी हम तीनों, आज भी मैं और पूनिया जी और जोशी जी एक साथ थे, और मैंने प्रेस में कहा था कि 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा होगा कांग्रेस का। इसलिए हमारे यहाँ पद नहीं, आज मैं जिस पद पर हूं, मैं अगर कल इस पद पर नहीं रहूंगा और उसके बाद भी संगठन जो मुझे भूमिका देगा, उस भूमिका का निर्वहन करना हमें यही तो सिखाया जाता है। इसीलिए हम पार्टी विद डिफरेंस है, और हम एक नीति से जुड़े हुए हैं, हम पंचनिष्ठाओं से जुड़े हुए हैं, हम एक दर्शन से जुड़े हुए हैं, हम एक मिशन से जुड़े हुए हैं। हम विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की ब्रिगेड के लोग हैं। इसलिए यह परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब हम योद्धा हैं। अब योद्धा अभी मैदान की ओर कूच कर रहे हैं। जिसको हाथ में जैसा हथियार दिया जाएगा, सामने को नस्ते नबूद करने के लिए उन हथियारों का उपयोग करेंगे, हम सरकार को नस्ते नबूद करेंगे। और ऐसे में बिल्कुल एक जो सीधा सा जो सवाल सबके मन में आता है जब चुनाव में जा रहे होते हैं कि चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, सीएम का फेस कौन होगा, ये मतलब एक बहुत स्वाभाविक सवाल है। आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी जब अगर जाएगी तो कौन सीएम का फेस हुआ? स्वाभाविक सवाल का स्वाभाविक उत्तर एक ही है, हमारे पास वो चेहरा है। अभी मॉर्निंग कंसल्ट का वो सर्वे आपने पढ़ा होगा, जिसमें विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को माना है। उनका चेहरा हमारा चेहरा है, कमल का फूल हमारा चेहरा है, सामूहिक नेतृत्व हमारा चेहरा है। हमारी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है। उन्होंने सामूहिक नेतृत्व के सारे चुनाव लड़ना तय किया, तो उससे सारे लड़ेंगे।
उन्होंने किसी को दूल्हा बनाकर आगे भेज दिया तो उसके नेतृत्व में लड़ेंगे। ये कोई मायने नहीं रखता भारतीय जनता पार्टी के लिए कौन चेहरा होगा कौन चेहरा नहीं होगा। हमारे पास योग्य से योग्यतम लोग हैं, इसलिए हम सामूहिक नेतृत्व के साथ साथ कमल के फूल और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को लेकर जनता के रूप में उतरेंगे और डबल इंजन की सरकार बना के ही रुकेंगे। जो आपके समर्थक हैं उनके मन में भी कई बार कुछ इच्छाएं होती हैं, अपने नेता को आगे बढ़ते देखना कौन नहीं चाहेगा। अगर कभी मान लीजिए कि आपके समर्थकों की तरफ से ऐसा प्रस्ताव, ऐसा प्रेशर, ऐसा दबाव, ऐसी इच्छा जाहिर होती है राजेंद्र राठौड़ को सीएम बनना चाहिए, देखिए अगर मेरे समर्थक कभी भूल चूक से भी नारा लगा दे तो मैं अपनी नाराजगी तत्काल प्रकट करूंगा। हम उस संस्कृति के लोग नहीं जो अपने महिमा मंडन के लिए हम ये कहें हमसे योग्य कोई नहीं। हम कार्यकर्ता हैं। आपने देखा होगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो नए आए उन्होंने आते ही कहा अब व्यक्तियों के नारे नहीं लगेंगे, अब हमारे पार्टी का नारा लगेगा, नरेंद्र मोदी जी का नारा लगेगा, अमित शाह साहब का नारा लगेगा, जेपी नड्डा जी का नारा लगेगा। हम कार्यक्रमों के आधार पर केंद्र सरकार के गरीब कल्याण उन्मूलन के कार्यक्रमों के आधार पर अपनी बात को जनता के बीच में लेकर जाएंगे। हम सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं, इसलिए अगर मुझे कोई कहे और मेरा कोई नारा लगाए तो मेरी नाराजगी का कोप भाजन उसको बनना पड़ेगा। नई जिम्मेदारियों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और न्यूज़ 18 के इस खास कार्यक्रम, खास मुलाकात में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 18 को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे योग्य समझा, एक साक्षात्कार के माध्यम से जनता के बीच में जाने का मौका मिला। मैं दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने बड़ी तसल्ली से हमारे इस साक्षात्कार को देखा। आपका प्यार बना रहेगा, आपका अपनत्व बना रहेगा, न्यूज़ 18 का साथ बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।